फिर से स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। जितने भी साथी हमारे साथ इस क्लास के माध्यम से जुड़ेंगे तो आप सभी का स्वागत रहेगा। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी जुड़ जाएंगे वो एक बार ऑडियो वीडियो को सबसे पहले कंफर्म करेंगे अब तक दोनों चीज़ें सही से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। कुछ दिक्कत होगा तो उसको जल्दी से बताएंगे ताकि क्लास को हम जल्दी से आगे बढ़ा सकें। और जैसे कि आप सभी को पता है कि साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को यहाँ पर हिस्ट्री व्याख्याता के लिए एमसीक्यू क्लास का आयोजन किया जाता है। चलिए, अब जितने भी बच्चे जुड़े हैं एक बार जल्दी से बताएंगे कि अब आवाज़ सही है क्या। यहाँ पर बैटरी पूरी तरीके से ड्रेन हो गया था, इसलिए यहाँ पर माइक बंद हो गया था। तो अब सभी चीज़ें सही से आ रही है तो एक बार जल्दी से यहाँ पर कंफर्म करेंगे, बताएंगे कि अब आपको आवाज़ पूरी तरीके से सुनाई दे रहा है, सही तरीके से सुनाई दे रहा है। तो जल्दी से बताएंगे, क्लियर करेंगे बातों को। ठीक है, चलिए बना दिया गया है। और आपको मैं यहाँ पर बता रहा था कि हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। और वो कब होगा तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वो यहाँ पर 1 अगस्त को होगा। और 1 अगस्त को होगा इसका एग्ज़ाम जो रिजल्ट है, ठीक है, उस एग्ज़ाम रिजल्ट को 3 अगस्त को निकाला जाएगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिनका भी रैंक लगेगा, तो उनके लिए 8 अगस्त को सम्मान समारोह रखा गया। तो जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे शिक्षक भर्ती के लिए हो, चाहे सीजीपीएससी के लिए हो, चाहे सीजीएसएसबी के लिए हो, चाहे व्याख्याता भर्ती के लिए, देखो सीजीपीएससी, सीजीएसएसबी, शिक्षक भर्ती, व्याख्याता भर्ती, हर प्रकार के टेस्ट सीरीज का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। और उसमें शानदार यहाँ पर मेरिट पे आने वाले बच्चों को यहाँ पर साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा पूरे जो भी वो कोर्स लेना चाहते हैं, जिसकी भी वो तैयारी करना चाहते हैं, उसको पूरी तरीके से निःशुल्क, टेस्ट सीरीज को भी निःशुल्क, ये सारी चीज़ें आपको किया जाएगा। तो ध्यान रखना कि आप सभी बच्चे घर बैठे यहाँ पर 1 अगस्त को एग्जाम दिलाएंगे और यहाँ पर 3 अगस्त को आपका एग्जाम का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। और जो भी बच्चे सिलेक्टेड होंगे उनके लिए हमारे एकेडमी के द्वारा यहाँ पर 8 अगस्त को एक सम्मान समारोह रखा जाएगा, ध्यान रखना। और इसके लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के इस दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर अगर आपको जानकारी लेना है तो। ठीक है, चलिए, तो ये जानकारी थी आप सबके लिए। और सभी लोग इस बात को ध्यान देंगे, जो भी बच्चे यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट से जुड़ेंगे और अच्छा परफॉर्म करके यहाँ पर इसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सबके लिए है आज की क्लास का। तो जितने भी बच्चे हैं सभी पढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में पर विचार करना है। और यहाँ पर कौन सा सही है, 3 कथन है, तीनों को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब।
चलो तो जल्दी से आंसर आना चाहिए। जितनी जल्दी आप आंसर करते जाएंगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए जितने बच्चे जुड़े हैं जल्दी से आंसर कीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप सभी को पूरा दिख पाए और जल्दी से आप आंसर करिएगा जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बोल रहा है अशोक अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था। दूसरा, इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। तीसरा, ये अभिलेख सिर्फ ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ये आपको 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सही आंसर करना है। चलो किसी भी बच्चे का यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है अभी तक, तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आंसर करेंगे और सही आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए नमिता पटेल यहाँ पर कर रहे हैं आंसर, बाकी बच्चे भी करेंगे जल्दी से। चलिए सुनीता नागवंशी का भी आ गया है। चलिए सुशांत खलको का भी आ गया है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर नमिता पटेल और सुनीता नागवंशी का ए आया है और सुशांत खलको का डी आया है। चलो समझते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है अशोक के अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था। तो ये जो बात है बिल्कुल सही है। हमने देखा कि अशोक ने बहुत सारे अभिलेखों के द्वारा, बहुत सारे स्तंभ लेखों के द्वारा उन्होंने अपने राज्य देश लिखा है और उस राज्य देश के द्वारा वहां पर वो अपनी प्रजा को संबोधित करता था और वो प्रजा को क्या चाहता था, प्रजा से क्या चाहता था, प्रजा से क्या उम्मीद रखता था, साथ ही साथ वो प्रजा के लिए क्या करना चाहता था, उन सारी बातों को उन्होंने अपने अभिलेखों के माध्यम से, जिसको हम शिलालेख बोलते हैं, स्तंभ लेख बोलते हैं, गुहा लेख बोलते हैं, उन सब के माध्यम से करने वाले पहला भारतीय राजा थे। बात एकदम स्पष्ट है, सही है। ठीक है। उसका दूसरा, इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो ये भी बात एकदम सही है कि जो अशोक के जो अभिलेख है उसको हम 5 श्रेणी में बांटा जाता है। 5 श्रेणी में कैसे बांटा जाता है सर? एक आप सभी ने पढ़ा है, अशोक के यहाँ पर 14 दीर्घ शिलालेख जो 8 जगह से मिले। उसके बाद इसी दीर्घ शिलालेख को हम यहाँ पर लघु शिलालेख में बांटे जो लगभग 40 मिले हैं। उसके बाद हमने देखा कि अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख भी मिले हैं। क्या मिले हैं? दीर्घ स्तंभ लेख मिले। फिर उसके बाद हमने देखा कि अशोक के लघु स्तंभ लेख भी मिले हैं। ठीक है, अशोक के क्या मिले? लघु स्तंभ लेख मिले। साथ ही साथ इनके पृथक शिलालेख भी मिले। क्या मिले? इनके पृथक शिलालेख भी मिले। तो अशोक के अगर अभिलेखों की बात किया जाए तो अशोक के अभिलेखों को यहाँ पर 5 श्रेणी में बांटा गया। इसी पृथक शिलालेख में आप गुहा लेख को भी कर सकते हैं, जहां पर उन्होंने बराबर की पहाड़ियों में बहुत सारी चीजों को लिखवाया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करते हैं कि ये अभिलेख सिर्फ ब्राह्मी लिपि में लिखे, तो ये बात गलत है। हाँ, अगर ये आपको बोलता कि अशोक के जितने भी अभिलेख भारत में पाए गए हैं, भारत वाले क्षेत्रों में, तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, तो वो एकदम सही बात है। तो आप सभी को पता है कि अशोक के जितने भी अभिलेख जो वर्तमान भारत में पाए गए हैं, तो उस वर्तमान भारत के सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम देखें कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो हमको लंगनाज है, सरेखुना है, तो इन अभिलेखों में हमको जैसे शाहबाजगढ़ी है, जैसे मानसेरा, वहां पर हमको खरोष्ठी और अरमाइक लिपि का चलन मिला है जो उधर के लोगों के लिए किया गया था। तो इनका केवल ब्राह्मी लिपि में लिखा जाना बात सही नहीं है। अगर भारत के लिए बोलता तो बात सही होता। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है और यहाँ पर इसके लिए आंसर कौन सा आएगा? 1 आएगा। तो जितने भी बच्चों ने 1 दिया है सबका आंसर सही है और जिसने भी थोड़ा सा यहाँ पर गलत किया है तो सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर का है और दूसरे नंबर का आप सभी लोग आंसर करेंगे और बताएंगे। ठीक है। चलो ये भी अशोक से ही संबंधित है, तो ध्यान देंगे, जल्दी से इसका आंसर करिएगा। चलिए निम्नलिखित में किस राजा देश में नाम अशोक उत्कीर्ण है? ठीक है। चलिए राजा देश मतलब अभिलेख। ठीक है। चलिए तो आपको बताना है कि कौन से जो अभिलेख है उसमें अशोक नाम उत्कीर्ण है। आप सबको पता है कि अशोक का नाम हर अभिलेख में नहीं है, बहुत सारे अभिलेख में अलग अलग नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को आपको बताना है। ठीक है। चलिए यहाँ पर नमिता पटेल के द्वारा आंसर आ रहा है 2 का भी, सुशांत खल को 2 का भी, सुनीता नागवंशी 2 का भी। तो ये क्वेश्चन तो एकदम सरल है कि अशोक का जो नाम उत्कीर्ण है वो यहाँ पर आप सबको पता है कि इनका जो नाम है वो मास्की स्थित छोटा चट्टान अर्थात मास्की में स्थित जो लघु शिलालेख है उसमें, जैसे अगर आपसे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक नाम आपको कौन कौन से अभिलेख में आते हैं, तो आप सभी को बताने की मास्की में आता है,
गुड़जरा में आता है, नेत्तूर में आता है, उदयगोलम। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मास्की है, मास्की में भी अशोक नाम आता है, गुड़जरा में भी आता है जो एमपी में है, साथ ही साथ उदयगोलम में आता है, उदयगोलम में आता है, साथ ही साथ नेत्तूर। तो इन सारे जो लघु शिलालेख है वहां पर हमको अशोक का नाम, अशोक के नाम से आता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप सबको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो धौली है, तो धौली हमको उड़ीसा में पाया गया है जो पृथक कलिंग शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंधार है, तो कंधार में जो सरेखुन अभिलेख है जो 2 लिपियों के साथ पाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें शाहबाजगढ़ी, तो शाहबाजगढ़ी जो एक दीर्घ शिलालेख है, तो दीर्घ शिलालेख की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के पेशावर वाले क्षेत्र में खरोष्टी लिपि में पाई गई। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अशोक के नाम को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रडिक्शन है, विवाद है, तो उनको पूछा जाता है कि कौन से अभिलेखों में है। ठीक है, चलो ध्यान रखना है, समझते आपको जाना है। तो इसका जो आंसर आएगा मास्की आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके बीच में तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन गुप्त काल से है। चलो, तो गुप्त काल के बारे में आपको जानकारी पूछ रहा है, तो इनसे जानकारी आपको देना है, समझते आपको जाना है। ठीक है, चलो चलिए, गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, गुप्त काल के दौरान न्यायिक प्रणाली अधिक विकसित थी। गुप्तकालीन साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कुमारामात्य से। उपयुक्त कथनों में से सही कथन को आपको चुनना है, बताना है। ठीक है, चलिए जितने भी साथी हैं जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए, लावण्या पटेल का आंसर यहाँ पर आ रहा है। चलिए, लावण्या पटेल का सी आ रहा है, नमिता पटेल का सी आ रहा है, बबीता सिंह का भी सी आ रहा है। चलो देखते हैं सही होता है गलत होता है। सुनीता नागवंशी का भी सी है, सुशांत खलको का भी सी है। ठीक है, चलो तो अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में। तो गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में अगर पहला बात देखें, गुप्तकाल के दौरान न्यायिक प्रणाली अधिक विकसित। तो एक बात एकदम सही कि गुप्त काल में जो न्यायिक व्यवस्था थी, चाहे दीवानी मामलों की बात करें चाहे फौजदारी मामलों की बात करें, सब एकदम विकसित था। एकदम ज़्यादा हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट था और अलग अलग प्रकार के न्यायालय भी थे। तो ये विकसित अवस्था में थे गुप्त काल के दौरान। कौन सी सिस्टम? न्यायिक प्रणाली, ये हमको ध्यान पे रखना। उसके बाद दूसरा, गुप्तकालीन साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कुमारमात्य होते थे। ये सबको मैं आपको पढ़ाया हूँ, आप सभी को पता है कि जो राजा होता था वो गुप्तकाल का प्रमुख होता था। लेकिन गुप्तकाल में जितने भी प्रांत थे तो उन प्रांतों के जो प्रमुख अधिकारी होते थे वो कुमारमात्य होते थे, जिसकी नियुक्ति राजा के द्वारा किया जाता था और ये शायद उनके बेटे या फिर उनके खास व्यक्ति को ही बनाया जाता था। तो गुप्तकालीन साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी प्रशासन में कुमारमात्य ही होते थे। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें सही हैं। तो दोनों बातें सही है तो कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर सी आ जाएगा। और सी 1 और 2 दोनों सही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके बीच में चौथे नंबर का है। भूमिदान के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भूमिदान आप सभी पढ़ते हैं कि गुप्त काल से यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो उनके बारे में आपको बताना है। चलिए चौथे नंबर का आंसर आप सभी बच्चे करेंगे जल्दी से, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। चलिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ नमिता पटेल चौथा का डी बोल रहे हैं, लावण्या पटेल चौथा का डी बोल रहे हैं, सुनीता नागवंशी डी बोल रहे हैं, हेमलता साहू डी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर भूमिदान के परिणामों के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें यह पूछा गया है कि क्या सही नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, हर समय सही है नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है? क्या सही नहीं है पूछा गया। चलो चर्चा करते हैं क्या सही नहीं है। भूमिदान मजबूत राजनीतिक प्रभुत्व का संकेतक था। ठीक है, क्या था? भूमिदान राजनीतिक प्रभुत्व का संकेतक था। तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, ये बात क्या नहीं है? गलत है। गलत किस लिए है? क्योंकि जब भी हम भूमिदान देते हैं तो हमारे मजबूत राजनीतिक संकेतक को, प्रभुत्व को नहीं दर्शाता है। वो ये दर्शाता है कि हम भूमिदान के द्वारा और हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है।
क्योंकि हम भूमि दान कर रहे हैं तो उसके द्वारा हम लोगों को भूमि दे रहे हैं, तो हमारी राज्य की भूमि जा रही है, साथ ही साथ हम उनको खुश करने के लिए दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सही नहीं है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा, राजा ने भूमि दान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाना शुरू कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा जिसको भी भूमि दान देता था तो अपने पास उसको जुटाने के लिए देता था, ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी राजा यहाँ पर अपने लोगों को समर्थन जुटाने के लिए भूमि दान दे दिया करता था, सही है, ठीक है। भूमि दान से राज्य तथा किसानों के मध्य संबंध अधिक स्पष्ट है, तो ये भी बात सही है कि भूमि दान करने से राज्य और किसानों के मध्य संबंध क्या हुए, बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हुए। तो ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो ये सही नहीं, तो इसके लिए आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। और आप सब बच्चों ने क्या लगा दिया है, आप सब बच्चों ने डी लगा दिए है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि पूछा क्या जा रहा है उसको पहले क्लियर कर लेना, सही है पूछा जा रहा है कि सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, समझते हुए आपको ध्यान रखना है। जी सर क्वेश्चन पढ़े नहीं, हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना, एकदम सोच समझ कर पहले पूछ क्या रहा है इसको ध्यान देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में लिखे पर आपको विचार करना। तो ये प्रयाग प्रशस्ति आप सभी जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति किनका है, कैसे इसमें क्या क्या जानकारी दिया गया, तो सारी चीज़ों को आप जल्दी से पढ़ेंगे। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करो और जल्दी से इसका आंसर बताओ। चलो 5वें नंबर का आपको आंसर करना है और जल्दी से यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए 5वें नंबर का आंसर आप सभी लोग जल्दी से करेंगे। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में लिखित पर विचार करना है आपको। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा की गई थी, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। हरिसेन चंद्रगुप्त का राजकवि था, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी जानते हैं इसको, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है 5वें का और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस पर हम ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब सबको पता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त का है। प्रयाग प्रशस्ति किसका है, समुद्रगुप्त का है, और समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में इस पर चर्चा की गई है। और इसको लिखा किसने गया है, तो यहाँ पर इसकी रचना हरिसेन द्वारा की गई। और हरिसेन क्या थे, तो हरिसेन राजकवि थे समुद्रगुप्त के, तो इंपॉर्टेंट है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई, तो आप सभी जानते हैं गुप्त काल में कौन सी भाषा चलती थी, संस्कृत भाषा चलती थी, तो संस्कृत भाषा में लिखे गए, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर मैंने बताया कि हरिसेन चंद्रगुप्त का राजकवि था, तो आप सभी बात कहते हैं कि चंद्रगुप्त का नहीं भाई, वो किनका था, वो समुद्रगुप्त का था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है, समझते आपको जाना है। तो हरिसेन जो थे वो राजकवि थे किनके, वो राजकवि थे समुद्रगुप्त के, ठीक है, ध्यान आपको देना है, समझते हुए आपको जाना है, ठीक है। चलो तो इसके लिए ये 3 गलत हो जाएगा और 1-2 सही है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, सभी लोग सही आंसर करें, कुछ कुछ थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, तो उन मिस्टेकों को सुधारना है और आपको समझते हुए जाना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 6वें नंबर का, गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत ज्यादा विकास हुआ, ठीक है। चलो तो उसके बारे में आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ टर्म है। आर्यभट्टी गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके रचयिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के निवासी थे, ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना है, इसको पढ़ेंगे जल्दी से और आंसर करेंगे यहाँ पर 6वें नंबर के क्वेश्चन का। चलो जितने भी बच्चे हैं चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए 6वां का आंसर सी आ रहा है, लावण्य पटेल का। सुनीता नागवंशी का बी आ रहा है। चलिए सुशांत कलको का डी आ रहा है। हेमलता साहू का सी आ रहा है। चलो देखते हैं, समझते हैं 6वें का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर आर्यभट्ट गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आर्यभट्टी जिसकी रचना आर्यभट्ट ने की थी। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि आर्यभट्ट को गणित के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त था, इन्होंने गणित के विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया। इसके रचयिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के निवासी थे। तो आपको ध्यान रखने की जो आर्यभट्ट है ये पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पाटलिपुत्र के। तो इस फैक्ट को आपको याद कर लेना है। उसके बाद तीसरा, ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में दार्शनिक पद्धति का उदय हो चुका था बहुत पहले से, तो ये बात भी सही। तो यहाँ पर इसके लिए आप देखेंगे तीनों बात सही है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर आ जाएगा कौन सा? यहाँ पर डी, ठीक है। और आर्यभट्ट गणित के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं उनका योगदान,
तो उसको ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी बच्चे पढ़ेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में धार्मिक आस्थाओं के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार करना है। चलो, तो यहाँ पर धार्मिक आस्थाओं के बारे में गुप्त काल में पूछा जा रहा है। तो गुप्त काल के धार्मिक जीवन को हमने पढ़ा है, कैसे कैसे पढ़ा है, जल्दी से पढ़ेंगे इसका और आंसर करेंगे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी। ठीक है, चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। इस काल में विष्णु मुख्य देवता हो गए थे, भागवत धर्म, भक्ति और अहिंसा मुख्य तत्व हो गए। इस काल में मूर्ति पूजा का ब्राह्मणी धर्म में कोई स्थान नहीं था। इस काल में विष्णु सहस्त्र नाम की रचना हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा सही है? चलिए यहाँ पर आपको 7वें नंबर का आंसर करना है जल्दी से। ठीक है, चलो बताएंगे 7वें नंबर के क्वेश्चन का। चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आना चालू हो गया। नमिता पटेल 7 का सी, सुनीता नागवंशी 7 का सी बोल रहे हैं, लावण्य पटेल सी बोल रहे हैं, हेमलता साहू डी बोल रहे हैं और कौशलेंद्र सिंह सी बोल रहे हैं, कंचन लता तिरके डी बोल रहे हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान देते हैं, समझते हैं। देखो, इस काल में विष्णु मुख्य देवता हो गए, तो आप सभी को पता है कि जो गुप्त काल है वो गुप्त काल में यहाँ पर भागवत धर्म चलता था और भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन हमको गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलो तो इस काल में विष्णु मुख्य देवता हो गए, एकदम सही बात है। दूसरा, भागवत धर्म में भक्ति और अहिंसा मुख्य तत्व हो गए, तो आप सभी को पता है कि भागवत धर्म में भक्ति पर सबसे ज्यादा और साथ ही साथ अहिंसा पर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था, तो ये भी उनके मुख्य तत्व हो गए थे। ठीक है, उसके बाद इस काल में मूर्ति पूजा का ब्राह्मणी धर्म में कोई स्थान नहीं था। तो ध्यान रखना कि गुप्त काल से ही हमको बहुत ज्यादा मात्रा में, गुप्त काल से ही भारत में मंदिर बनने स्टार्ट होगा। क्या बनने स्टार्ट होगा? मंदिर बनने स्टार्ट होगा। और गुप्त काल से हमको उसी मंदिरों में भगवान को मूर्ति के रूप में पूजने की एक कल्चर स्टार्ट होगा। तो ये बात पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, ये हमको देखना है, कोई स्थान नहीं था पूछ रहा ना, स्थान रहता करके, तो एकदम सही बात है। दूसरा, इस काल में विष्णु सहस्त्र नाम की रचना हुई। तो आप सभी जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम एक किताब है जहाँ पर विष्णु के बहुत सारे अवतारों के बारे में बताया गया है, उसके बहुत सारे नामों के बारे में बताया गया है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर इसके लिए 1, 2 और 4 क्या है? सही है। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? 1, 2, 4, और इसके लिए लगभग मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चों ने सी आंसर किया है और वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पर इसका मूर्ति पूजा ये लोग करते थे और गुप्त काल से आप सबको पता है कि मंदिर बनाने की वो स्टार्ट हुआ कल्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके बीच में है, आपको पढ़ना है और आंसर करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, आपको बताना है। किसके बारे में? गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है, ये आपको बताना है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है और इसको पढ़िएगा और जल्दी से आंसर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन का पहला पॉइंट है ए, इस काल में शूद्रों की सामाजिक परिस्थिति में सुधार आया। बी, नारद स्मृति में ब्राह्मणों को मिले विशेषाधिकार का वर्णन किया गया। सी, उच्च वर्गों की स्त्रियों की दशा अच्छी थी। और डी, इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी। जल्दी से इस सभी का आंसर करना है। कौन सा कथन असत्य है, ध्यान देना है ना, असत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है तो बताना है असत्य कथन कौन सा है। 8वें नंबर का आंसर। चलिए यहाँ पर 8वां का नमिता पटेल का आ रहा है, सुशांत खलको का सी आ रहा है, सुनीता नागवंशी का बी आ रहा है, लावण्य पटेल का ए आ रहा है और कौशलेंद्र का बी आ रहा है। चलो देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए तो इस काल में शूद्रों की सामाजिक परिस्थिति में सुधार आया, ये कथन बिल्कुल सही है। कैसे कथन बिल्कुल सही? कि हमने देखा कि जो गुप्त काल है, तो गुप्त काल में जो शूद्र थे उनकी सामाजिक परिस्थिति में सुधार इस सेंस में है कि अब उनको रामायण का, उनको महाभारत का, उनको पुराणों को सुनने का अधिकार दिया गया।
तो उनकी सामाजिक स्थिति सुधरती जा रही है और उनको उत्पादन प्रणाली से भी जोड़ा जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल भी सही है। उसके बाद दूसरा दूसरा क्या लिखा गया, नारद स्मृति में ब्राह्मणों को मिले विशेषाधिकार का वर्णन है। तो आप सभी को पता है कि स्मृति साहित्य भी गुप्त काल में लिखे गए, जहां पर मनु स्मृति लिखे गए, नारद स्मृति लिखे गए। तो जो नारद स्मृति है उसमें ब्राह्मणों के विशेषाधिकार का वर्णन किया गया, ये बात बिल्कुल सही। उसका थीम ही वही है, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को लेकर। उसका उच्च वर्गों की स्त्रियों की दशा अच्छी थी। तो आपको ध्यान देना है कि जो गुप्त काल है उस गुप्त काल में न तो उच्च वर्ग की स्त्री और न ही निम्न वर्ग की स्थिति, दोनों की स्थिति सही नहीं थी। उनकी स्थिति थोड़ी सी खराब थी। उनको पूरी तरीके से यहाँ पर भोग विलास के साधन के रूप में देखा जाता था। तो ये बात सही नहीं है। इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी। तो आप सभी जानते हैं कि गुप्त काल में सती प्रथा कितने ज्यादा मात्रा में प्रचलित थी। और इसी गुप्त काल में हमको 510 ईस्वी में एक अभिलेख मिला है भानुगुप्त का, जिसको हम एरन अभिलेख मिलते हैं, जो सती प्रथा की जानकारी देने वाला सबसे पहला अभिलेख है। और गुप्त काल में सती प्रथा प्रचलित थी, ये इंपॉर्टेंट है, सही बात है, ठीक है। तो असत्य कथन पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 9वें नंबर का है, ठीक है। चलो तो 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी बच्चे करेंगे। और गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसको पूछा गया। चलो तो गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको यहाँ पर बताना है और देखते हुए जाना है। चलिए तो यहाँ पर आपके पास 3 यहाँ पर टर्म है और इन 3 टर्म में आपको बताना है। इस काल में सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य थे। सामंतों को गरुड़ छाप वाले राजकीय शासन पत्र जारी किए जाते थे। पुरोहितों को दी गई कर मुक्त भूमि में राजकीय अधिकारी शासन चलाते थे। चलिए 9वें नंबर का आंसर आप सभी बच्चे करेंगे जल्दी से। चलिए 9th का यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया आंसर। नमिता पटेल ए बोल रहे हैं, लावण्या पटेल जी डी बोल रहे हैं, सुनीता नागवंशी का ए आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर इस काल में सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य थे, जिसकी चर्चा अभी जस्ट हम कर चुके थे। राजा के बाद कौन आते थे, कुमारामात्य ही सबसे बड़े अधिकारी आते थे। तो ये बात सही है और प्रांतों के प्रमुख भी होते थे, ठीक है। उसके बाद सामंतों को गरुड़ छाप वाले राजकीय शासन पत्र जारी किए जाते थे। तो इस बात को लिख लेना अपने नोट्स में कि जो सामंत होते थे उनको गरुड़ छाप वाले राजकीय शासन पत्र जारी किए जाते थे, जिसमें किनका अंकन होता था, गरुड़ का अंकन होता था। चूंकि ये भागवत धर्म को ज्यादा मानते थे और भगवान विष्णु से लेकर ये गरुड़ को ज्यादा मानते थे, तो वो गरुड़ छाप वाले राजकीय शासन पत्र जारी किए जाते थे। ये बात भी सही है। उसका नेक्स्ट बात, पुरोहितों को दी गई कर मुक्त भूमि में राजकीय अधिकारी शासन चलाते थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। पुरुषों को जो भूमि दी गई थी पुरोहितों को, और वो भूमि कैसी होती थी, कर मुक्त होती थी। और कर मुक्त जब वो भूमि होती थी तो वो दान स्वरूप जब दी जाती थी तो उस पर जो भी राजकीय अधिकारी थे वो शासन नहीं चलाते थे, वो राज्य की भूमि पर शासन चलाते थे। तो ये तीसरी जो बातें है वो गलत है। और तीसरी जो बातें गलत है तो यहाँ पर 2 बातें सही हैं और 2 बातें सही हैं। तो इसके लिए आंसर कौन सा आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। तो ध्यान आपको रखना है कि जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल में सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे, जो प्रांतों के प्रमुख अधिकारी होते थे। और दूसरा, सामंतों को गरुड़ छाप वाले राजकीय शासन पत्र जारी किए जाते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है, समझते हुए आपको जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का, सॉरी चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है। आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और 10वें नंबर के क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए गुप्त काल से ही संबंधित है। गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में है, ये आपको बताना है। चलो तो मैंने आपको बताया था कि गुप्त काल में जो प्रशासनिक संरचना होती थी वो कैसे होती थी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये नहीं लगा ना तो ऐसे लगा कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होकर नहीं लगा था, ठीक है। चलो तो यहाँ तक लगा लेंगे। और आपको प्रशासनिक संरचना मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होते थे फिर उसके बाद क्या होते थे, तो इसको आपको बताना है, ठीक है। कौन से क्रम में, बढ़ते अनुक्रम में, मतलब छोटी इकाई से चालू करके बड़ी इकाई तक आपको जाना है, ठीक है। चलो जल्दी से आप सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। और ये प्रशासनिक संरचना आपको मौर्य काल में बताया गया है और गुप्त काल में भी बताया गया है। तो चलिए इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। चलिए लावण्या पटेल 10 का बी बोल रहे हैं। नमिता पटेल का भी आ रहा है। हेमलता
साहू का भी बी आ रहा है, सुनीता नागवंशी का भी बी आ रहा है। ठीक है, चलिए लगभग सभी बच्चे एक समान यहाँ पर आंसर कर रहे हैं और सभी का बी भी आ रहा है। चलो तो देखते हैं। यहाँ पर आप सबको मैंने बताया था कि सबसे छोटी जो इकाई होती थी गांव, और गांव से मिलकर क्या बनते थे, विथिया, जो आज के तहसील के समान होते थे, और बहुत सारे विथिया मिलकर आज क्या बनाते थे, विषय बनाते थे, और विषय के बाद क्या बनता था, भुक्ति, और भुक्ति के बाद क्या बनता था, एक राज्य की संकल्पना थी। सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम का समूह विथिया मतलब आज के समान तहसील, और विथियों का समूह आज के समान विषय अर्थात जिला, और बहुत सारे जिले मिलकर एक प्रांत बनाते थे, और फिर वो क्या कहलाता था, एक गुप्त साम्राज्य कहलाता था। तो ये सही है, ये छोटे से बढ़ते हुए क्रम में आपको ध्यान पे रखना। अगर बढ़ते से जाता तो आप इधर से आते घटते वाले में। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना है। लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर किया है, आप सभी अच्छे से पढ़ें। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का, और 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है आप सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, गुप्त काल की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। चलो तो टैक्सेशन सिस्टम में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, इस काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हुई, राज्य कर के रूप में चौथे से छठा भाग यहाँ पर लिया जाता है। चलो जितने भी साथी हैं तो आंसर करेंगे 11वें नंबर का, और जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। चलिए 11 का आंसर यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया है। नमिता पटेल का सी है, लावण्य पटेल का सी है, सुशांत खलको का सी है, सुनीता नागवंशी का सी है, और बबीता सिंह का सी है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इस काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हुई। तो ये आप सभी जानते हैं कि जो गुप्त काल है, उस गुप्त काल में भूमि संबंधी जो कर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, अलग अलग प्रकार के भूमि कर यहाँ पर लगाया जा रहा था। उसके बाद राज्य कर के रूप में चौथे से लेकर छठा भाग लेता था। मैंने आपको बताया कि गुप्त काल में जो कर की दर होता था 1/4 से लेकर 1/6 तक होता था। तो ये एकदम सही बात है, ठीक है, कि वहां पर कर की दर की अधिकतम जो मात्रा होती थी वो ज्यादा हमको कितना मिला है, छठा भाग मिला है। तो ये दोनों बातें राज्य कर के रूप में चौथे से लेकर छठा भाग था, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको देना। अगर आपसे गुप्त काल में पूछा जाए तो गुप्त काल में यहाँ पर जो भूमि कर था, ठीक है, तो भूमि करों की जो संख्या है, ठीक है, तो इस भूमि करों की जो संख्या है इसमें अगर हम देखेंगे तो भूमि कर की जो संख्या थी इसमें यहाँ पर इस काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। और जो वाणिज्य कर है, ठीक है, तो वाणिज्य कर के बारे में बात करें तो वाणिज्य करों की संख्या यहाँ पर कम होती जा रही थी। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं ध्यान देना है, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का, और 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है आप सभी बच्चे पढ़ेंगे और इनका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, किसके बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में। ठीक है, चलो तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है गुप्त काल से संबंधित है, और गुप्त काल से संबंधित है तो उनके बारे में कुछ यहाँ पर पूछे गए हैं। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाद किया था, उसने गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में रुद्रदामन से युद्ध उपरांत विजय स्मारक के रूप में चलाया था। चलो आपको बताना है यहाँ पर 12वें नंबर का क्वेश्चन कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए, दो कथन है आपके पास जो चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको यहाँ पर देना है और जल्दी से इसका आंसर करना है। चलिए, कौन से नंबर का है, 12वें नंबर का आंसर है। ठीक है, चलिए 12वें नंबर का आंसर यहाँ पर हेमलता साहू सी बोल रहे हैं, 12 का सी। चलिए, नमिता पटेल भी बोल रहे हैं, लावण्या पटेल भी 12 का सी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर जितने बच्चे हैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अगर बात किया जाए तो उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ये बहुत अच्छी बात है, ये पूरी तरीके से सही बात है कि उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी किसे शादी किया था,
कुमार देवी से शादी किया था, इंपॉर्टेंट, और उसके कारण उन्होंने बहुत सारे सिक्के भी चलाए थे जिसमें कुमार देवी का अंकन भी होता था। अब उसने गुप्त संवत चलाया जो 319 स्टार्ट होता था, ये भी बात सही है, लेकिन कौन सी बात सही नहीं कि उन्होंने रुद्रदामन से युद्धोपरांत, तो यहाँ पर जो रुद्रदामन है, वो जो रुद्रदामन है ना, वो चंद्रगुप्त प्रथम के समकालीन नहीं है भाई। रुद्रदामन बहुत बाद में आएगा। किस में आएगा? रुद्रदामन बहुत बाद में आएगा। उनकी लड़ाई गुप्त शासकों से होगी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम से होगा, ये सही नहीं है। और उसके उपरांत चंद्रगुप्त प्रथम ने यहाँ पर विजय स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलाया, ये भी बात सही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने गुप्त संवत चलाया, हाँ शकों को हराने के कारण चलाया, लेकिन शक शासक रुद्रदामन को हराया, ये बात सही नहीं है। तो ये दूसरी जो बात है वो क्या है? गलत है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। रुद्रदामन से युद्ध इनका नहीं हुआ था। ठीक है, हाँ शकों को हराने के कारण चलाया था, तो इसके लिए केवल एक बात सही है। कौन सा आ जाएगा? केवल एक सही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ऐसे सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके बीच में है गुप्त साम्राज्य से। ठीक है, चलिए आपको 13वें नंबर का आंसर करना है, समझना है। ठीक है, चलिए गुप्त साम्राज्य के उद्भव के संदर्भ में लिखित कथनों पर आपको कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। चलो, उन्होंने अपना राज्य कुषाण राज्य के अवशेषों पर स्थापित किया। इस काल में उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला क्षेत्र था। गुप्त काल में जीन, लगान और जूतों का आविष्कार हुआ। इस काल में घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो गई थी। चलो ध्यान देना है, यहाँ पर आंसर करना है जल्दी से। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? तो 13वें नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जितने भी बच्चे जुड़े हैं जल्दी से इसका आंसर करेंगे और सही आंसर करेंगे। चलिए सुनीता ना कौन सी 13 का सी बोल रहे हैं? चलिए नमिता पटेल बी बोल रहे हैं। लावण्य पटेल का भी बी आ रहा है, और बाकी बच्चे चलिए सुशांत कल को का सी है। चलो देखते हैं किनका सही है किनका गलत। देखो, उन्होंने अपना राज्य कुषाण राज्य के अवशेषों पर स्थापित किया, तो ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि जो श्रीकंठ नामक जनपद है वहां से स्टार्ट हुआ था, और उसमें श्रीगुप्त ने किया था। इंपॉर्टेंट है, कुषाणों के अवशेषों पर। ठीक है, उसके बाद इस काल में उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला क्षेत्र होगा, तो ये बात भी सही है। हम देखेंगे कि यहाँ पर अब जो बिहार का क्षेत्र जो पाटलिपुत्र वाला जो यूज किया जाता था, अब उनके जगह पर बिहार से आगे चलकर वाराणसी, कौशाम्बी यहाँ तक चला जाएगा, तो उत्तर प्रदेश ज्यादा महत्व वाला क्षेत्र रह जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर गुप्त संवत में। ठीक है, गुप्त काल में। उसके बाद गुप्त काल में जिन, लगाम और जूतों का आविष्कार हुआ, तो नहीं, ये इनका विकास आविष्कार इस समय नहीं हुआ, इससे पहले हो चुका था। इस काल में घुड़सवार की भूमिका प्रमुख हो गई थी। आप सभी जानते हैं कि युद्ध होते थे, और युद्ध होते थे तो घुड़सवार बहुत सारे संख्या में चाहिए, और वही युद्ध की मारक क्षमता को तय करते थे। जितने ज्यादा घुड़सवार, जितने शक्तिशाली घुड़सवार, तो इसकी भूमिका अहम हो गई थी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, और 14th नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे करेंगे। और ये जो भी बच्चे इसका सही आंसर कर दिया, मैं मानूंगा कि आप सभी बच्चे सही से पढ़े। चलो, तो इसको आप समय लेंगे, और ये इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताता है। तो चलो, इसकी पूरी पंक्तियों के बारे में पूछा गया और मैंने आपको पढ़ाया, तो आप सभी बच्चे इसका सही आंसर करेंगे, और इसके लिए टाइम ले सकते हैं, और इसका सही आंसर करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ।
चलिए आंसर करेंगे जितने भी बच्चे हैं। और इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आंसर करेंगे भाई। मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति बहुत बड़ा अभिलेख है और उसमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिलती है। तो जितने भी बच्चे हैं इसका सही आंसर करेंगे। चलो किसी का अभी तक ले दे का आंसर आ रहा है, नमिता पटेल का डी आ रहा है, सुनीता नागवंशी का डी आ रहा है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर जल्दी से करेंगे। चलो कौन सा कथन सही है पूछा गया, चलो चर्चा करते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर यह गुप्त साम्राज्य को विविध राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जाल के अधिकेंद्र के रूप में स्पष्टता प्रमुख करता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम 14वें नंबर की बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर सही है। यह गुप्त साम्राज्य को विविध राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जाल के अधिकेंद्र के रूप में प्रस्तुत करता है, स्पष्टता, ये बात सही है, ठीक है। ये हमको देखना है। उसके बाद आगे देखते हैं। इसकी पंक्ति 15 कोटा परिवार के एक राजा को बंदी बनाने को निर्दिष्ट करते, ठीक है। तो इसकी पंक्ति जो 15 है, तो 15 की अगर हम बात करें तो जो 15 है उसकी अगर हम बात करें तो 13 और 15 में यहाँ पर हमको अगर बात करें तो नागवंश के बारे में जानकारी मिलती। नागवंश के बहुत सारे जो क्षेत्र जीते गए थे, जैसे नागवंश है, अच्युत है, जैसे नागसेन है, गणपति नाग है, उसके बारे में। तो ये जो बात है ये गलत है, ठीक है, ये हमको ध्यान पे रखना। उसके बाद इसकी पंक्ति 23 आर्यवत के बहुत से राजाओं को समुद्रगुप्त द्वारा हिंसापूर्ण विनाश किए जाने को निर्दिष्ट करती। तो आप सभी को मैंने आपको बताया था जो 21 से जो 23 है, ठीक है, 21 से जो 23 पंक्ति है वहां पर आर्यावर्त के 9 राजाओं का उल्लेख हमको मिलता है। क्या मिलता है वहां पर? आर्यावर्त के 9 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये विवाद भी क्या है, पूरी तरीके से गलत है। इसके लिए बताया गया है 21 से 23। क्या बताया गया? 21 से 23। और इसमें हिंसा पुण्य के विनाश का हमको नहीं मिलता है, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद इसकी पंक्ति 20 गुप्त राजाओं को कर देने वाले और उसका आदेश का पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट करती। तो अगर मैं आपको 1920 के बारे में बताऊं तो 19 और जो 20 है इसमें हमको समुद्रगुप्त के दक्कन अभियान के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? दक्कन अभियान के बारे में पता चलता है, दक्षिण भारत के अभियान के बारे में पता चलता है, जहां पर उन्होंने यहाँ पर राज्य को हराया था और उसको ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति से पालन कर दिए गए थे, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना है, समझना है, ठीक है। चलो तो इस समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति, आप सभी को पता है कि अशोक का प्रयाग प्रशस्ति था जो पहले इलाहाबाद में नहीं था, वो कहाँ पर था? वो कौशाम्बी में था, जिसको अकबर के काल में जहांगीर ने लाया था। और उसी पर प्रयाग प्रशस्ति कौन लिखवा चुके थे पहले से? तो वो लिखवा चुके थे यहाँ पर समुद्रगुप्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके बीच में है और वो सबके बीच में है 15वें नंबर का क्वेश्चन। चलो तो 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो तो 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है जल्दी से पढ़ो, फिर इसका आंसर आप सभी बच्चे करेंगे। चलिए 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है? तो आप सभी जानते हैं कि कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त के द्वारा एक बुक लिखी गई अर्थशास्त्र, और उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। राज्य के सप्तांग सिद्धांतों की चर्चा है, दीवानी फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानून का उल्लेख है और युद्ध में विजय के उपाय है। सही कथन आपको बताना है जल्दी से। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर 15 का डी आ रहा है, लावण्या पटेल का, सुनीता नागवंशी का डी आ रहा है, नमिता पटेल का भी डी आ रहा है। चलो तो ध्यान देते हैं और देखो, तो आप सभी को पता है कि कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया। और कौटिल्य किसका मंत्री था? तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। तो इनके द्वारा एक अर्थशास्त्र नामक किताब की रचना की गई, जिससे हमको बहुत सारा जानकारी मिलता है। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। साथ ही साथ ये राजनीति विज्ञान का बुक है, तो कैसे राजा को चलाना चाहिए राज्य, उसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई। तो इसी में आप सभी जानते हैं कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। तो 15 अधिकरणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्य के सप्तांग सिद्धांत को 6वें अधिकरण में बताया गया। कौन से अधिकरण में? 6वां। अगर हम दीवानी फौजदारी और व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख करें तो इसके लिए भी यहाँ पर 3रा और 4था अधिकरण में बताया गया। कौन से अधिकरण में? 3रा और 4था अधिकरण के बारे में यहाँ पर दीवानी और फौजदारी कानून की बात किया गया। साथ ही साथ उसके बाद जितने भी अंतिम जो 9 अधिकरण है,
अंतिम जो 9 अधिकरण है उसमें पूरी तरीके से राजा की राजनीतिक संरचना के बारे में बताया गया, युद्ध के उपाय को बताया गया, युद्ध पहले मातृभूमि से पहले यहाँ पर दिमाग में होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। जो किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, तो 1 2 3 सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें नंबर का। तो 16वें नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में किससे संबंधित। एकदम ईजी क्वेश्चन है और कई के बार इजी क्वेश्चन देना भी पड़ता है, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको जल्दी से आंसर करेंगे, एकदम इजी है। मैंने आपको बताया कि संचरा और संचार मतलब संस्था और संचार किस प्रकार से संबंधित है मौर्य काल में, आपको बताना है जल्दी से। क्या गुप्तचर व्यवस्था से, क्या विदेशी व्यापार व्यवस्था से संबंधित नीति समिति है, क्या मौर्यकालीन डाक व्यवस्था से, या फिर केंद्रीय एवं स्थानीय शासन के मध्य होने वाले पत्राचार से है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको देना है, जल्दी से बताएंगे। मौर्य काल में प्रचलित संस्था और संचार, चलिए आंसर करेंगे 16 नंबर का। चलिए बबीता सिंह का ए आ रहा है, नमिता पटेल का 16 का ए आ रहा है, बाकी बच्चे सभी जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए लावण्या पटेल 16 का ए बोल रहे हैं। चलो तो एकदम इजी है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर मौर्य काल में ये गुप्तचर विभाग से संबंधित था, और आपको बताया था कि गुप्तचर विभाग में जो संस्था होती थी वो एक ही स्थान पर रहती थी, मतलब स्थायी थे, स्थायी गुप्तचर थे। और जो संचरा होती थी या फिर जो संचार होता था वो अस्थायी गुप्तचर होते थे, घूम घूम कर, कभी स्टूडेंट के भेष में, कभी गणिका के भेष में, कभी सन्यासी के भेष में, तो कभी भिखारी के भेष में, ऐसा जाकर वो घूम घूम तक यहाँ पर चीज़ों को इकट्ठा करता था और गुप्त तरीके से बातों को निकालता था। तो ये गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके बीच में 17वें नंबर का, ठीक है। चलिए तो प्राचीन भारत के आर्थिक प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ शब्दावली है जो कर या फिर हम देखेंगे तो सिक्कों का प्रकार है, तो आपको बताना है कि ये सभी सुमेलित है कि नहीं है, और जो सुमेलित होगा उसको नहीं बताना है, जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें नंबर का। तो 17वें नंबर का आप सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप सभी लोग कर चुके हैं क्या। चलिए 17 का यहाँ पर आंसर मैं देख पा रहा हूँ, 17 का सी आ रहा है, लावण्या पटेल, सुनीता नागवंशी का भी सी आ रहा है, हेमलता साहू का डी आ रहा है। चलो देखते हैं। तो हिरण्य जो था वो मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था, ये एकदम सही बात है। दिनार की बात करें तो गुप्त काल में स्वर्ण की मुद्रा थी। उद्रंग, उद्रंग की बात करें तो गुप्त काल में सिंचाई कर नहीं था। उद्रंग की बात करें तो उद्रंग गुप्त काल में यहाँ पर सिंचाई कर नहीं था, एक प्रकार का भूमि कर था। कैसा कर था ये, भूमि कर था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ध्यान हमको रखना है। उसके बाद मासक की बात करें तो मासक जो है वो मौर्य काल में तांबे का सिक्का था, आपने पढ़ा होगा मासक, कांकणी, ठीक है, अर्ध कांकणी, तो ये सब तांबे के सिक्के होते थे मौर्य काल में। तो ये कौन सा सही नहीं है, उद्रंग गुप्त काल की यहाँ पर भूमि कर थी, ठीक है, न कि सिंचाई कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें नंबर का आप सबके बीच में है। अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। धर्म महामात्र को अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राज्यों की नियुक्ति की गई थी। चलो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा यहाँ पर गलत है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 18वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे। आप सभी को मैंने बताया था अशोक से संबंधित बहुत सारे धम्म महामात्र की नियुक्ति किया गया था, साथ ही साथ बहुत प्रकार के यहाँ पर और भी लोग होते थे, तो उन सारी बातों को आपको बताना है जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके बीच में 18वें नंबर का है, जल्दी से आंसर करेंगे और
सही आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए 18वें नंबर का आंसर यहाँ पर सुनीता नागवंशी का बी आ रहा है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिएगा ताकि जल्दी से हम आगे बढ़ पाए, ठीक है। चलिए बबीता सिंह का डी आ रहा है। चलो किन का गलत होता है किन का सही होता है, सारे चीज़ों को हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर समझेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। चलिए लावण्या पटेल का यहाँ पर ए आ रहा है, सुशांत खलको का बी आ रहा है। चलो देखते हैं, यहाँ पर लगभग बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। देखो धम्म महामात्र को अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। तो आप सभी को पता है कि जो धम्म महामात्र थे, ये जो अधिकारी थे, ये धर्म के प्रचार करने के लिए अशोक के द्वारा बनाए गए थे। तो धम्म महामात्र मतलब धर्म का प्रचार, और बौद्ध धर्म का जो धम्म था, ठीक है, अशोक का जो धम्म था उसका प्रचार करना। साथ ही साथ जो प्रजा है वो नैतिक धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बनाए गए थे, ना कि इस धम्म महामात्र के अधिकारी को पुरस्कार और दंड देने का। ऐसा कुछ भी अधिकार नहीं सौंपा गया था। इंपॉर्टेंट, ध्यान आपको दें। उसके बाद समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राजयुक की नियुक्ति, तो इसको उल्टा कर दिया गया। जो राजयुक होते थे ना, या फिर जिसको रज्जुक कहा जाता है, इस रज्जुक का काम होता था न्याय देने का और थोड़ी बहुत मात्रा में राजस्व को कलेक्ट करने का, ठीक है। तो ये राजयुक का काम होता था यहाँ पर दंड और पुरस्कार, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत मात्रा में राजस्व कलेक्ट करने का। तो ये भी बात पूरी तरीके से गलत है। दोनों को थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे कर दिया गया, ठीक है। राजयुक का काम ये था और धम्म महामात्र का काम ये था, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना कि दोनों सही नहीं, ना तो एक सही है और न ही दो सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके बीच में है 19वें नंबर का, ठीक है। चलो तो ये आज का हमारा सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है, तो इसको आप सभी लोग जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, और इसके बाद मात्र एक और क्वेश्चन है और उसके बाद आज की क्लास को हम एंड कर देंगे जल्दी से, ठीक है। चलो तो मौर्य काल में कृषकों के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही आपको बताना है। राज्य जमीन को मापने का कार्य करता था, दास उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे, राज्य कृषकों के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। इस समय पहली बार सुगठित कर निर्धारण प्रणाली का विकास किया गया। सही उत्तर को आपको बताना है। चलिए 19वें नंबर का क्वेश्चन है और 19वें नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए हाँ 18 का डी आएगा सुनीता नागवंशी जी। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे जितने भी बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ। 19वें नंबर के क्वेश्चन का मैं हर देता हूँ, आप पढ़ेंगे और जल्दी से इसका आंसर करिएगा, ठीक है। चलो चलिए तो इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे 19वें का। चलिए 19वें का यहाँ पर नमिता पटेल डी बोल रहे हैं, सुनीता नागवंशी जी भी डी बोल रहे हैं, लावण्या पटेल भी डी बोल रहे हैं। चलो तो यहाँ पर जो डी है सभी का सही आ रहा है। देखो मौर्य काल में कृषकों के संदर्भ में अगर हम कुछ कथन को देखेंगे तो यह राज्य जमीन को मापने का कार्य करता था। एकदम सही बात है कि जो राज्य होता था वो जमीन को मापने का कार्य करता था। बिल्कुल सही है कि राज्य के द्वारा मापा जाता था और उसके अध्यक्ष को सीताध्यक्ष भी कहा जाता था, राजकीय भूमि को सीता भी कहा जाता था। दास उत्पादन के कार्य में लगे हुए थे। तो यहाँ पर चाणक्य ने ही पूरी तरीके से बताया था कि जो दास होते थे, जो युद्धबंदी होते थे, उन सबको यहाँ पर कृषि कार्य में लगाया गया था, और कृषि कार्य में लगाने से यहाँ पर हमको पूरी तरीके से यहाँ पर मजदूरों की व्यवस्था हो गई थी, ये हमको देखना है। उसके बाद राज्य कृषकों के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। सही बात है,
ये भी बिल्कुल सही है। इस समय पहली बार सुगठित कर निर्धारण पढ़े, तो आप सभी जानते हैं कि जो मौर्य काल में उसमें बहुत ज़्यादा कर आपको दिखते हैं जो सुगठित तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको देना है। तो सभी बच्चों ने इसका आंसर सही किया है डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके बीच में, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से पढ़ेंगे, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर 20वें नंबर का क्वेश्चन, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा है। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। पण 3/4 तोले का सोने का सिक्का होता था। चलो जल्दी से बताएंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर 20वें नंबर का, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जल्दी से, और बताना है कि कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा है कि नहीं कहा है। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, और पण 3/4 तोले का सोने का सिक्का होता था। जल्दी से आप सभी को बताना है। चलिए, यहाँ पर 20 का सी आ रहा है, सुनीता नागवंशी, नमिता पटेल 20 का एक, सुशांत खल को सी आ रहा है, बबीता सिंह ए आ रहा है, और लावण्य पटेल ए आ रहा है। चलो देखते हैं। चलिए, तो कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा, बिल्कुल सही। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा कि जो राजा होता है उसको सारी व्यवस्था, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो चाहे धार्मिक व्यवस्था है, सबको पूरी तरीके से संचालक करना पड़ता है, इसलिए उसको धर्म प्रवर्तक कहा। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कला है, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास मौर्य साम्राज्य उसमें 18 तीर्थों का उल्लेख आता है, और सबसे टॉप क्लास के क्या होते थे, अधिकारी होते थे। तो 18 तीर्थों का उल्लेख आता है जो सबसे शीर्षस्थ अधिकारी, ठीक है। उसका पण 3/4 तोले का सोने का सिक्का होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो पण होता था वो मौर्य काल की राजकीय मुद्रा होता था। कौन सी मुद्रा होता था, राजकीय मुद्रा, लेकिन ये चांदी का होता था। ये किसका होता था, चांदी का होता था। ध्यान आपको रखना है कि जो पण होता था वो सोने का नहीं, वो किन का सिक्का है, वो चांदी का सिक्का होता है, जिनका वजन 3/4 होता था तोला। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात गलत हो जाती, ठीक है। तो ये बात जब गलत हो जाती है तो इसमें 1 और 2 सही हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारा गुप्त काल और मौर्य काल से संबंधित 20 क्वेश्चन आप सबके सामने थे, और आप सबने अच्छे से यहाँ पर आंसर किया। कुछ क्वेश्चन को छोड़कर आप लगभग सभी आंसर को सही कर रहे हैं, मतलब सही आप पढ़ते जा रहे हैं, और इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए। जहाँ पर भी गलत होता है, जहाँ पर भी थोड़ा सा आप चूक रहे हैं, उसको थोड़ा सा और पढ़िएगा, और आप इसी तरीके से बना ले जाएंगे, ठीक है। तो आप सबके लिए जानकारी है कि हमारे जो साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा सीजी एसएसबी के लिए कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और कक्षाएं फिर से यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है 1 अगस्त 2026 से। तो जितने बच्चे हैं जुड़ेंगे, जो भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, इन सभी पोस्टों पर फूड इंस्पेक्टर हो, एडीओ है, महिला पर्यवेक्षक, सहायक प्रबंधक, मंडी निरीक्षक, सम निरीक्षक, खेल अधिकारी, सहायक संचालक, तो बाकी ये सब आने वाले हमारे क्या हैं, पोस्ट हैं। तो इनकी तैयारी आप कर सकते हैं। ध्यान आपको रखना है, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 1 अगस्त से, नई बैच, ठीक है। साथ ही साथ ये एसएसबी के द्वारा जितने भी और अमीन है, छात्रावास अधीक्षक है, पटवारी है, तो इन सब के आगामी वैकेंसी आने वाले, तो उससे पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान आपको रखना है, तो जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। चलो, तो साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जितने बच्चे हैं जुड़े रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, और बेहतर तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कतें आती, कोई भी क्वेरीज आती है, तो आप हमारे नंबरों पर यहाँ पर पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट शुक्रवार को फिर से यहाँ पर हिस्ट्री व्याख्याता के कुछ अलग टॉपिक के साथ, और मिलेंगे आप सभी के साथ। चलो, तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी का धन्यवाद, और जुड़े रहने के लिए साध्य पीएससी एकेडमी के साथ।